Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the significance of Gibbs free energy and its variation with temperature and pressure. इससे पिछले टॉपिक में बेटा मैंने आपको समझाया था कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है आपके पास, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपके पास, और इनके चंद यूजेस पे मैंने बात की थी आपके पास। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी कैसे करती है आपके पास, और फिर लास्ट में हम इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आपके पास क्या है जी, वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे समझने के लिए हम जो बेसिक डेफिनेशन है आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी की उसका सहारा लेते हैं आपके पास। तो क्या है बेटा, आपको पता है इट इज इक्वल टू जी एच माइनस टी एस, वेयर जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, एच इज एंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर एंड एस इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। आपको पता है कि एंथैल्पी एच जो होती है वो किसके बराबर होती है, ई प्लस पी वी के बराबर होती है। तो मैंने ये जो एंथैल्पी एच थी आपके पास उसको पुट कर दिया है इक्वेशन 1 में। तो आप देखिए बेटा, तो h की जगह पे मैंने डाल दिया है E प्लस पी वी और माइनस टी एस अपनी जगह पर है, मैंने ऐसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब अगर इस इक्वेशन 2 को अंदर आप देखें बेटा, तो गिब्स फ्री एनर्जी G है, इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर P है, वॉल्यूम T और S है। तो अगर मैं इन पे चेंज अप्लाई करूँ आपके पास तो अब मेरे पास जो इक्वेशन 2 की सूरत है वो क्या बन जाएगी आपके पास, आप देखें आपके सामने G चेंजेस टू DG, E चेंजेस टू DE, इसी तरह से आपके पास PdV, पहले मैंने P को कांस्टेंट रखा, DV वॉल्यूम को चेंज किया, फिर प्लस VdP वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर, इसी तरह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, एंट्रोपी को चेंज किया तो TdS हो गया। इसी तरह से बेटे एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर पे लगा दिया मैंने, तो आपके पास एक इक्वेशन 3 की सूरत आ गई जो कि चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको पता है बेटे फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी आल्सो, वो क्या है आपके पास कि चेंज इन एंट्रोपी इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन हीट पर चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो आप देखिए बेटा, तो ds की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो ds की वैल्यू के लिए क्या करूँगा आपके पास, तो ds किसके बराबर आ गया, dq आपको पता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू dE प्लस pdV। तो मैंने dq की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दी, आपके पास जो ds इसके बराबर आ गए dE प्लस pdV और ठीक है। अब TdS के लिए इस इक्वेशन को बनाऊंगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो TdS इज इक्वल टू dE प्लस PdV के बराबर आ गया। अब यह आपके पास TdS यहाँ पर मौजूद है और ये वाला TdS इक्वेशन नंबर 3 में ये मौजूद है आपके पास। इस TdS की वैल्यू आप डाल दें किस में जी, इक्वेशन 3 के अंदर आप डाल दें, इसकी जगह पर इक्वेशन 3 में आप पुट करें DE और PdV। मैंने आपके सामने वो ऊपर लिखा हुआ है, क्या है आपके पास ही, dG इज इक्वल टू DE प्लस PdV प्लस VdP। तो मैंने इसी TdS की जगह पर देखें माइनस साइन अपनी जगह पर है, फिर आपके पास इस TdS की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है जी, इसकी वैल्यू लिख दी है DE और PdV, DE और PdV, क्योंकि उधर माइनस था आपके पास तो ये प्लस भी क्या हो गया जी, माइनस हो गया। आगे SDT इक्वेशन नंबर 3 में ये था, तो यहाँ पर भी SDT अपनी जगह पर मौजूद है आपके पास। अच्छा, तो DG आप देखें बेटा, इक्वेशन 4 मेरे पास कैसे आ गई, ऊपर वाली इक्वेशन से जो चीजें कट रही हैं उन्हें आप काट दें, DE आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है इसके साथ, PdV इस PdV के साथ, तो जो चीज बची आपके पास वो कौन सी है, VdP है, ये हो गया आपके पास, और SDT है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और ये बड़ी अहम इक्वेशन है। ये इक्वेशन 4 आपको ये बता रही है कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर आप साइमल्टेनियसली प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को चेंज करें तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जो है आपके पास वो इक्वेशन 4 बता रही है आपको। अच्छा, नाउ हम कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मेरे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो आपके पास, ठीक है, यहाँ से आगे अगर मेरे पास कंडीशंस जो हो वो आइसोथर्मल हो आपके पास, तो फिर ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है DG है वो क्या होगी, तो गिब्स फ्री एनर्जी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अगर सिर्फ आइसोथर्मल कंडीशंस हो तो फिर क्या होंगी आपके पास, एज यू नो आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर T1 T2 के बराबर हो गया DT,
चेंज इन टेम्परेचर 0 होती है, तो आपके पास इक्वेशन 4 रिड्यूस होकर किस शक्ल में आ गई जी, डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी डी टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों, कि एस डी टी यहाँ पर था, ये डी टी फैक्टर आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया आपके पास। आपकी जो इक्वेशन 4 थी वो रिड्यूस होगी इक्वेशन 5 की सूरत में आ गई, जो कि शो कर रही है कि ये इक्वेशन वैलिड है फॉर दैट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आप इसे एक और सूरत में भी लिख सकते हैं, डी जी ये था आपके पास, डी पी ये से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये बराबर है किसके जी, वॉल्यूम के। इक्वेशन 6 एक और तरह का सिग्निफिकेंस पेश कर रही है, वो क्या कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। ये वॉल्यूम ऑफ सिस्टम के बराबर होती है, कॉल दिस इक्वेशन 6। नाउ वंस अगेन मैं इक्वेशन 5 पे दोबारा हूँ बेटे, आप देखें और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी में जो आपके पास चेंज है उसे मैसिव करते हैं आपके पास, ठीक है, उसमें अप्रिशिएबल चेंज लेकर आते हैं। तो अप्रिशिएबल चेंज के लिए हम क्या करते हैं जी, इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन 5 को। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, आप देखें बेटा, इंटीग्रेशन से पहले आपको पता है कि जो v होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास, सी एन आर टी बाई पी के बराबर होता है। कैसे, आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मैं इस v की वैल्यू को इधर डालूंगा, तो v की वैल्यू क्या है बेटे, v इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी के बराबर आ गया। तो ये v ये आपके पास और यहाँ पर ये v है, तो मैंने डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इस v की वैल्यू डाल दी एन आर टी डी पी बाई पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये जो मैंने नीचे आपके पास t लिखा हुआ है ये शो कर रहा है कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है आपके पास। इसी तरह से बेटा देखें, नाउ मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अप्रिशिएबल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ तो डी जी चेंजेस टू डेल्टा जी, ठीक है, यहाँ से आगे डेल्टा जी विच रिप्रेजेंट्स द अप्रिशिएबल चेंज इन टर्म्स ऑफ अप्रिशिएबल चेंज इन प्रेशर। तो जो चीज़ें कांस्टेंट थी उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर रखा है, आपके पास लिमिट्स लगाई हैं किसकी जी, प्रेशर की P1 और P2, आगे आपके पास dP बाई P है। इस तरह का इंटीग्रल आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, मैं एक दो स्टेप शॉर्ट करके आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डेल जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू nRT ln ऑफ P2 बाई P1। तो आपके पास इक्वेशन 7 आ गई बेटा। अब इसी इक्वेशन 7 को अगर आप 8 की सूरत में भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता हो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है आपके पास, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन अगर आप यूज करें बेटा तो आप इसे लिख सकते हैं। तो क्या है जी प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन आपके पास, यहाँ पे V2 नहीं है बेटे, यहाँ पे क्या है जी, दिस इज V1 एंड दिस इज V2, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है प्रेशर और वॉल्यूम का फ्रॉम द व्हाट शी कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयज लॉ के तहत आपके पास। अच्छा, तो आप देखिए बेटा, तो ये इक्वेशन 7 जो थी वो रिड्यूस होगी, सॉरी एक न्यू फॉर्म में आ गई आपके पास इक्वेशन 8 की सूरत में, V1 बाय V2 की सूरत में आ गई। इक्वेशन 7 और 8 कुछ आपके पास सिग्निफाई कर रही है हमारे पास कि भाई ये इक्वेशन बता रही है कि अगर आप प्रेशर को चेंज करें तो आपके पास G में चेंज आएगा, आप वॉल्यूम में चेंज लाएं तो आपके पास G में चेंज आएगा। तो इसे मैं कुछ लिख देता हूँ आपके लिए, कैसे जरा देखना, यहाँ पर कर देता हूँ आपके पास कि इफ अगर मेरे पास जो प्रेशर P2 है आपके पास वो ग्रेटर हो किससे जी, P1 से, ठीक है, प्रेशर P2 जो है वो क्या हो जी, ग्रेटर हो किससे, P1 से। तो आप मुझे बताएं डेल जी क्या होगा आपके पास, डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, ठीक है। प्रोसेस जो होगा ये वाला प्रोसेस कौन सा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा आपके पास, नॉन नेचुरल प्रोसेस होगा। इफ P2 इज लेस देन P1 तो फिर आपके पास क्या होगा जी, डेल जी इज नेगेटिव। क्यों, क्या आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो जब डेल जी आपके पास नेगेटिव होता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल होता है। मैं से और आगे सिग्निफिकेंस में खोलूंगा कि कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कब नॉन स्पॉन्टेनियस है, कब डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो तो किस तरह से आपके पास वो स्पॉन्टेनिटी के ऊपर असरअंदाज होती है। इसी तरह से बेटे आप यहाँ पे समझ लें कि अगर आपके पास जो वॉल्यूम V1 है वो क्या हो जी, किससे जी बड़ा हो, किससे जी, V2 से। आपके पास वॉल्यूम जो V1 है V2 से बड़ा हो तो डेल जी क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, it becomes positive again when del G is positive then the process is non-spontaneous non-natural। इसी के उलट में लिखूं, अगर V1 आपके पास लेस हो किससे जी, V2 से,
तो आपके पास जो डेल जी है वो नेगेटिव आएगी, प्रोसेस क्या होगा जी, स्पॉन्टेनियस होगा, नेचुरल होगा। फिलहाल आप अपने जहन में रख दें कि जो जब भी गिब्स फ्री एनर्जी जो है आपके पास वो नेगेटिव होती है तो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है जी, वो आपके पास स्पॉन्टेनियस होता है। नाउ बच्चे हम डिस्कस करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। इससे पहले हमने बात की कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अगर आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस हो तो फिर क्या होगा, यू नो वेरी वेल, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो तो जो P1 होता है वो किसके बराबर होता है जी, P2 के बराबर होता है। चेंज इन प्रेशर dP जो है वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 0 के। तो आप वंस अगेन चले जाएं जी कौन सी इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन 4 के ऊपर। आपको पता है जो इक्वेशन 4 है वो आपके सामने लिखी हुई है, क्या है, dG इज इक्वल टू VdP माइनस SdT के बराबर थी आपके पास। तो अब चूंकि जो प्रोसेस है वो बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस है तो dP इक्वेशन 4 में ये 0 हो जाएगा आपके पास, और इक्वेशन क्या बचेगी, dG एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस SdT एट कांस्टेंट प्रेशर। आप इसे दूसरी सूरत में भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, dG ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइडेड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी। तो व्हेनेवर देयर इज आइसोबैरिक प्रोसेस तो आपके पास जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट जी, आपके पास टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर वो बराबर होता है डिक्रीज इन एंट्रोपी के। पहले जो था वो क्या था, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो बराबर था वॉल्यूम V के, ये बराबर होता है किसके जी, एंट्रोपी S के बराबर होता है। आपके पास ये इक्वेशन 9 आएगी जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस को शो कर रही है आपके पास। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन नंबर आपके पास जो थी 5 और फिर आपके पास इक्वेशन आपके पास जो थी 7, 8 और ये 9, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये शो कर रही हैं किसको जी, वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, और फिर हमने वॉल्यूम के लिए भी निकाल लिया आपके पास। आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के दूसरे पार्ट के ऊपर बेटा, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर आप सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी को समझना चाहते हैं आपके पास, तो आप देखें बेटा जो बेसिक डेफिनेशन थी वंस अगेन उसे थोड़ा आप ज़हन में रख दें, वहां से आगे फिर मैं इसके लिए बात करता हूँ। आपके पास क्या थी, आपके पास बेसिक जो इक्वेशन थी मैंने नीचे भी लिखी हुई, थोड़ा ऊपर आपके सामने करके लिखता हूँ इसको। आप देखें तो डेल्टा जी जो है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पास इस लेक्चर का, आपने इसे समझना है, जरा गौर से सुनो इसको। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। एक बात ध्यान में रख दें कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके जरिए आप किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को, कि वो खुद ब खुद होगा आपके पास, उसकी फिजिबिलिटी किस किस्म की आपके पास, उसकी अक्रेस किस किस्म की होगी, आप बड़ा आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको इल्म हो गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी आप सिस्टम्स की मालूम करेंगे, आप को सराउंडिंग की गिब्स फ्री एनर्जी, या जिस तरह आप एंट्रोपी का सेंस लेते थे उसमें आप सराउंडिंग को भी इंक्लूड करते थे। गिब्स फ्री एनर्जी सिर्फ आप सिस्टम की मालूम करें, आपके पास वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, तो इन वैल्यूज से आपको पता चल जाएगा आपके पास कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, किस किस्म का है आपके पास। तो यही बातें मैं इस सारे पोर्शन में आपके पास डिस्कस करूंगा बेटा। तो जब कभी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, पहले आप इसे समझ लें फिर मैं लग जाता हूँ। जब कभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा मतलब नेचुरल होगा, नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस, तो उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होती है जी, आपके पास नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि आप गिब्स फ्री एनर्जी को नेगेटिव करना चाह रहे हैं, जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या डिमांड कर रही है आपसे, देखिए जरा, मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये डेल जी माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस डेल एच हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस टी डेल एस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बड़ा जबरदस्त आपको बता रही है कि अगर आप स्पॉन्टेनिटी चाहते हैं, आप अगर स्पॉन्टेनिटी चाहते हैं कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस कब होगा ये मालूम करना चाह रहे हैं, तो इक्वेशन बता रही है आपको कि जो आपके पास एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एंड शुड बी एक्सोथर्मिक, ठीक है, वो हीट रिलीज कर रही हो, एंड देयर शुड बी इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इन दोनों सूरतों में आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या आएगी जी, नेगेटिव आएगी, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। आप अगर इसकी उलट बात करेंगे
नॉन स्पॉन्टेनिटी आ जाएगी आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करता हूँ कहाँ से बेटे, कि कब आपके पास डेल जी जो है आपके पास वो नेगेटिव हो सकता है, किस तरह से। तो नेगेटिव होने के लिए वंस अगेन फिर आप जाएं, इससे नेगेटिव होना चाहिए एक्सोथर्मिक हो आपके पास, और एंट्रोपी में जो आपके पास डेलस है वो इंक्रीज करे। तो जितना एंट्रोपी किसी सिस्टम की बढ़ेगी, बिगाड़ केओस रैंडमनेस बढ़ेगी आपके पास, और वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो तो डेल जी नेगेटिव होगा, प्रोसेस क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनिटी के लिए क्राइटेरिया मैंने आपके लिए सेट कर दिया। इस पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, देखें जरा। तो फॉर एग्जांपल आप देखें दूसरे पे जाए बेटा, दूसरी इस ये जो टेबल बना हुआ है इसका दूसरा जो पार्ट है इसको देखना है आपने, फिर मैं पहले पे आता हूँ। जिंक के कुछ टुकड़े हों, ठीक है, HCl आप इन टुकड़ों के ऊपर डालें, वुल्फ बॉटल का रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए यूज होता है। आप जो ये कंडीशंस फुलफिल करेंगे आपके पास तो जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस बन जाएगी। जो डेल जी थी इस प्रोसेस के लिए वो -47.9 किलो जॉल पर मोल थी, तो नेगेटिव थी आपके पास, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल जी इज नेगेटिव, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ये हो जाएगा, ये खुद ब खुद होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखें, ठीक है, कन्फ्यूजन अक्सर रहती है बच्चों को। स्पॉन्टेनिटी से मुराद ये है कि ये प्रोसेस हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी आपको प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में बताती है कि प्रोसेस होगा, बट यू हैव टू फुलफिल द कंडीशंस। क्या मतलब है इस बात का? मिसाल के तौर पर मैं इस बात को यूं समझाता हूं, आपके पास सबसे एक बेसिक सा रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस H2O। आप पानी को बनाना चाहते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एक कमरे में, एक कंटेनर में आपके पास मौजूद हो, हाई प्रेशर पे, ठीक, एक दूसरे के ये पास हों। हालांकि इस रिएक्शन की जो डेल जी है वो आपके पास अबाउट -2 अराउंड 250 किलो जूल पर मोल है आपके पास, ठीक है। इस रिएक्शन की जो डेल जी है नेगेटिव है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों कंटेनर में मौजूद भी हैं आपके पास, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यू प्रोवाइड द कंडीशंस। तो यू हैव टू प्रोवाइड द नेसेसरी कंडीशंस, फिर आपके पास आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेल जी नेगेटिव थी आपके पास और आप ये समझिए ये खुद बहुत सब हो जाएगा, नहीं, आपको कंडीशंस देना होगी। तो ये रिएक्शन फौरन से कब होगा आपके पास बेटा, जब आप इसमें कोई थोड़ा सा प्लैटिनम पाउडर डाल दें या इसको इलेक्ट्रिकल स्पार्क दें, तो ये फौरन से हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ स्पॉन्टेनिटी के दूसरे जो बात समझने की है, दूसरा पॉइंट जो बात समझने का है बेटा, वो ये है कि यू हैव टू प्रोवाइड द कंडीशन, यू हैव टू फुलफिल द नेसेसरी कंडीशन, फिर स्पॉन्टेनिटी आएगी। इसी तरह से आप सोडियम को पानी में डालें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास, ठीक है, डेल जी उसकी भी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियसली आपके पास वो रिएक्शन हो जाता है। तो व्हेनेवर डेल जी इज नेगेटिव तो आपके पास क्या होगा बेटा, ऐसा प्रोसेस जो है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। आप किसी भी रिएक्शन का डेल जी निकाल सकते हैं, कैसे, किस तरह से, मैंने ये लिखा हुआ है डेल जी ऑफ द रिएक्शन, ये स्टैंडर्ड स्टेट में होता है G0, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, सबमिशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर इसी तरह से सबमिशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, उनकी गिब्स फ्री एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कहलाएगी आपके पास। अगर ये नेट नेगेटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा अपॉन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कंडीशन। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा आपके पास ही। अच्छा, नाउ इसी तरह से बेटे हर रिएक्शन जो अगर एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिंग रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल जी होगी मैंने लिखा हुआ है वो क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। अगर आपसे ये सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, इसकी अगर आप सॉल्युबिलिटी पे बात करें बेटा, स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये अगर डिसॉल्व हो Ag+ और Cl- में, तो इसके लिए जो डेल जी की वैल्यू वो प्लस है 77.8 किलो जूल। तो ये इसकी जो आपके पास डिसोल्यूशन है, या ये जो आपके पास मैंने शो किया आपके पास ये रिएक्शन, वो क्या है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इसका डेल जी क्या है, पॉजिटिव है। इसी के अपोजिट ये वाला जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस होगा आपके पास। तो whenever the del G is negative then the process is spontaneous, whenever the del G is positive then the process is non spontaneous। तीसरी चीज है बेटा, बढ़िया है, मैं ये भी कि कब आपके पास डेल जी जो है वो जीरो हो सकता है आपके पास, जिस वक्त आप इक्विलिब्रियम अचीव कर लें आपके पास। व्हेनेवर
देयर इज इक्विलिब्रियम, देयर इज रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, प्लस बी कोई है आपके पास रिएक्शन, वो प्रोडक्ट दे रहा है, फिर उसी तरह से वो रिवर्सिबली आ रहा है। कंडीशन सब में आइसोथर्मल आइसोबैरिक है, ये रिएक्शन भी आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस पे हो रहे हैं आपके पास। नॉर्मली आपको पता है केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो आपके पास आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस पे हो रहे होते हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा डेल जी क्या होगी, जीरो होगी। आप इसे बेटा साबित भी कर सकते हैं कि भाई कब आपके पास ये डेल जी किस तरह से ये जीरो होता है। अब अगर आप देखें बड़ा आसान सिंपल सा है आपके पास कि डेल जी जीरो उस वक्त होगा जिस वक्त आपके पास प्रोसेस क्या हो जी, परफेक्टली रिवर्सिबल हो, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशंस हो, dt जीरो हो, आइसोबैरिक कंडीशंस हो, dp क्या हो जी, जीरो आपके पास, तो डेल जी जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा जरा देखते हैं। मेरे पास इक्वेशन 3 थी, पहले मैं इसको डिराइव करा चुका हूं आपको, ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूं। क्या थी आपके पास वो इक्वेशन, dg इज इक्वल टू de प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt, ये आपके पास है, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा ये इक्वेशन बची, ठीक है, प्रोसेस रिवर्सिबल है और आपके पास क्या है जी, आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस हैं। तो आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस हों तो आपको पता है क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें आपके पास जीरो हो जाएगी। जब प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल हो, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जीरो होती है आपके पास, ठीक है, वीडीपी चेंज इन प्रेशर, ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर एसडीटी, क्योंकि टी जो है वो जीरो है, तो ये भी आपके पास एसडीटी भी क्या हो जाएगा बेटे, जीरो के बराबर आएगा आपके पास। अच्छा, जो इक्वेशन बच गई उसे आप लिखें, डीजी किसके बराबर आया जी, पी डीवी के और माइनस टीडीएस के बराबर आया, ठीक है। आपको पता है मैं काफी दफा ये करा चुका हूं आपके पास, जो टीडीएस होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास, ही क्यू रिवर्सिबल के बराबर होता है, ठीक है। TDS is equal to Q reversible from the basic definition of entropy, अगर आपको याद हो, DS is equal to Q reversible by T, तो TDS Q reversible के बराबर आता है। अब PDV किसके बराबर होता है बेटा आपके पास, तो PDV बराबर होता है जी, चलें इसको समझने के लिए आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q रिवर्सिबल किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है DE प्लस बराबर होगा किसके जी, आपके पास W मैक्स के बराबर होगा, ठीक है, वर्क के, ठीक, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशंस हैं, DE वंस अगेन क्या हो जाएगा आपके पास जी, जीरो, ठीक है। W मैक्स क्या है, इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट अभी लिख देता हूं, आपके पास ये क्या था, PDV था आपके पास, ठीक है, मैंने PDV को इधर इनकॉर्पोरेट करना है, तो DE क्या आ गया बेटे, ये आ गया जीरो, ठीक है। Q रिवर्सिबल किसके बराबर आया, फिर हटा देता हूं, PDV के बराबर आ गया, तो आप TDV की जगह पर ये आप Q रिवर्सिबल लिख सकते हैं। इसी तरह पर आप TDS की जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q रिवर्सिबल, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, DG, यहां पे लिख देता हूं, DG इज इक्वल टू PDV की जगह पे ये देखें Q रिवर्सिबल, ठीक, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, माइनस था तो माइनस Q रिवर्सिबल, ये कट गए तो DG क्या आया, जीरो के बराबर है। तो whenever the process is reversible, आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस हो, इक्विलिब्रियम के ऊपर, रिवर्सिबिलिटी के ऊपर आपके पास डेल जी हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है वो बराबर होगी किसके जी, रिएक्टेंट के, तब आपके पास डेल जी क्या आएगा, जीरो आएगा। ये टेबल में आपके सामने समराइज दोबारा से कर देता हूं, डेल जी जीरो होगा, इक्विलिब्रियम प्रोसेस, रिवर्सिबल कंडीशन, आइसोथर्मल आइसोबैरिक। स्पॉन्टेनिटी का केस आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनिटी का केस, इसमें जो कुछ जिम्नन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। तो ये सिग्निफिकेंस मैंने आपके सामने गिन लिए, कितने जी, 3 हो गए। इसके अलावा भी है बेटा आपके पास कि आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है आपके पास, वो असल में बराबर होती है किसके जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये बराबर होती है टू द
electrochemical potential produced in the electrochemical cell. ठीक है, तो आप किसी भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका अगर आप उसका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, वो बराबर होती है किसकी जी, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होती है। ये चौथा कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। पांचवा क्या है बेटे कि एलिमेंटल स्टेट में जितने भी आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसे हम जीरो लेते हैं। क्यों? कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द एलिमेंट्स। ठीक, ये पांचवी बात आप कर सकते हैं सिग्निफिकेंस में। छठी बात क्या है आपके पास, अगेन वन ऑफ द बेसिक डेफिनेशन है कि डेल जी किसके बराबर होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, आप जो है वो डेल जी को मालूम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। अगर आपको ये नोन हो तो ये निकल सकता है। इसके अलावा आपको गिब्स फ्री एनर्जी अगर नोन हो तो आप थर्मोडायनेमिक फैक्टर, एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो एंथैल्पी मालूम कर सकते हैं। ये एक न्यू मेथड हो जाएगा। आप एंट्रोपी को मालूम कर सकते हैं आपके पास, ये भी आप सिग्निफिकेंस में लिख सकते हो। और लास्ट क्या बेटा कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको अगर वैल्यू मालूम है गिब्स फ्री एनर्जी की, यू कैन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी के ऊपर अगले लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा आपके पास।